नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में बात 2019 के सियासी दंगल की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होगा, जिसके नतीजे 23 मई को आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के साथ ही रविवार को न सिर्फ 2019 के महासमर का बिगुल बज गया, बल्कि रविवार से ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनावी तारीखों की घोषणा करने आए मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि इस बार देश में 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। I would like to inform all of you that this time instead of 9 phases, we have 7 phases of election. कितने चरणों में आम चुनाव होंगे, ये जानने के बाद अब जान लीजिए देश में किस किस दिन चुनाव होना है। फर्स्ट फेज 11th अप्रैल, सेकंड फेज 18th अप्रैल, थर्ड फेज 23rd अप्रैल, फोर्थ फेज 29th अप्रैल, फिफ्थ फेज 6th मई, सिक्स्थ फेज 12th मई, फेज 7 19th मई। आइए सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए किस दिन कितने राज्यों की कितनी सीटों पर चुनाव होंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होंगे। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होनी है। 6 मई को पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे। 12 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जबकि 19 मई को 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। तारीखों की घोषणा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने होने वाले आम चुनाव के बारे में भी कई अहम जानकारियां दी। इसमें लोकसभा चुनाव में इस बार 90 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। देश भर में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए गए हैं। मतदान के लिए सभी बूथों पर वीवीपीएटी का इस्तेमाल होगा। ईवीएम ले जाने वाली सभी पोलिंग पार्टियों की गाड़ी में जीपीएस लगाया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है और चुनाव आयोग ने शिकायत के लिए ऐप भी लॉन्च किया है। Central police forces are going to be deployed in large numbers. The numbers can't be discussed to ensure free and fair elections. चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, लोकतंत्र का त्योहार चुनाव आ गया। मैं अपने साथी हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव को अपनी सक्रिय सहभागिता से सफल बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं ये चुनाव ऐतिहासिक नतीजे देंगे। मैं पहली बार वोट डालने वालों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील करता हूं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया है। इन राज्यों में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिए भी मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बार 90 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 7 चरण में कौन कौन से राज्य में किस तारीख को वोटिंग होगी, आइए देखते हैं। आम चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद देश में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा की 543 सीटों पर मतदान के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरण में मतदान होंगे। अलग अलग चरणों में होने वाले मतदान को विस्तार से देख लीजिए। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर मतदान, अरुणाचल की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, मणिपुर की 1, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, ओडिशा की 4, सिक्किम की 1, तेलंगाना की सभी 17 सीटें, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 2, अंडमान निकोबार की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर 18 अप्रैल को मतदान होंगे, जिसमें
असम में 5 सीटों पर, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, मणिपुर में 1, ओडिशा में 5, तमिलनाडु में 39, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 8, पश्चिम बंगाल में 3 और पुदुचेरी में 1 सीट पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें असम की 4 सीटों पर, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की 26, गोवा की 2, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, केरल की 20, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 5, दादरा नागर हवेली की 1 और दमन दीव की 1 सीट पर मतदान होंगे। वहीं 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की 5 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17, ओडिशा की 6, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होंगे। 6 मई को 5वें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की 5 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान होंगे। छठे चरण में 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की 8 सीटों पर, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं आखिरी और 7वें चरण में 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की बाकी बची 8 सीटें, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 8, पंजाब की सभी 13, चंडीगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल की 9, हिमाचल प्रदेश की 4 और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग छठे चरण में होगी। 12 मई को हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तारीखों के ऐलान के बाद हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है। अब किसके दावों में कितना दम है, ये तो 23 मई को ही साफ हो पाएगा। सत्ता के सबसे बड़े संग्राम की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में 12 मई को सभी 10 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हरियाणा का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी का दावा है कि वो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको भी कोई शक है। आप केवल प्रश्न पूछने के लिए पूछ रहे हैं। शक आपको भी नहीं है, हमको भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटें लोकसभा की। बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी और पूरी हमारी तैयारी है। हमारा एक एक वर्कर जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, ये जंगी घोड़े हैं। ये कोई वो नहीं है कि ये आराम से बैठते हैं। ये हर वक्त तैयार रहते हैं और पूरे 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और पार्टी के संगठन का स्वरूप जिस ढंग से गांव-गांव और बूथ स्तर तक निर्माण हुआ है, मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की लोकसभा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं होता। उधर इंडियन नेशनल लोकदल भी चुनाव के लिए तैयारी कर चुका है। 2014 में 2 सीट जीतने वाली इनेलो भी इस बार क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। लोग 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपना विश्वास करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में लोकसभा के 10 के 10 सीटों पे हमारे प्रत्याशी जिता करके भेजेंगे। तो पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस चुनाव में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का दम भर रही है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। मई में हमारा चुनाव होगा, 6th फेज में, 6ठे फेज में होगा और हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे अक्टूबर में, उसके लिए तैयार है। हरियाणा की कांग्रेस इन चुनावों को बड़ी शिद्दत से लड़ेगी और जीत का सेहरा कांग्रेस के सिर पर बनेगा। वहीं इनेलो से टूटकर बनी जननायक जनता पार्टी के अपने ही दावे हैं। आप भी जरा इन दावों को सुनिए। अगर परिस्थितियां
जैसी आज के दिन है वैसी रही भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में हम खाता नहीं खोल रहे। खुला चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी को, हरियाणा की धरती से चुनाव लड़ाओ। ये बच्चा पार्टी राहुल गांधी की भी जमानत जब्त करानी। बहरहाल ये सभी दलों के दावे हैं, लेकिन जनता के दिल पर किसके दावे राज करेंगे ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा, और इसके लिए 23 मई तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हरियाणा में हर कोई अपनी जीत का राग अलाप रहा है। हरियाणा में 12 मई को वोटिंग होगी और हर कोई अपना दम दिखाने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सर्वाधिक अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र सरकार के काम और राज्य सरकार के काम के आधार से चुनाव में जाएगी। दोनों सरकारों ने अपना बेस्ट दिया है और लोगों में अपनी एक अच्छी छवि बनाई है, पहचान बनाई है। उसकी डिलीवरी के आधार पर ही, दोनों सरकारों की डिलीवरी के आधार पर लोग सरकारों को पसंद कर रहे हैं। इसलिए इस बार 10 की 10 सीटें हरियाणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देने का पूरी तरह। और मैं समझता हूँ कि 23 मई को जब वोटों की गिनती होगी, हमारा छठे चरण का चुनाव यहाँ पर हरियाणा के अंदर तय हुआ है। सभी सीटों के लिए 23 मई और भाजपा गई। तो हिमाचल की चारों सीटों पर 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग होगी, यानी हिमाचल के सियासतदानों के पास तैयारी का सबसे ज्यादा वक्त है। ऐसे में कांग्रेस इसे अपने लिए फायदे का सौदा बता रही है, तो बीजेपी 2014 के नतीजों को दोहराने का दावा कर रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही हिमाचल की सर्द वादियों में सियासी पारा चढ़ गया है। वैसे तो चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तैयारियों और रणनीति बनाने में भी जुट गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर आखिरी चरण में चुनाव को अपने लिए फायदे का सौदा बताते हैं, क्योंकि अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाले उन्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। कुलदीप राठौर को भरोसा है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। तो जाहिर तौर पे मुझे कम समय मिला है, लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हुआ है, लेकिन जिस दिन मैं प्रदेश अध्यक्ष बना मुझे मालूम था कि लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक है, तो मैं उसी दिन से इलेक्शन मोड में हूँ। इतने कम समय में मैंने लगभग प्रदेश का पूरा दौरा किया है और अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार किया है। मुझे तो ज़्यादा इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि हमें समय मिल गया। दरअसल 2014 में कांग्रेस खाली हाथ रह गई थी और प्रदेश की सभी चारों सीटों पर कमल खिला था। आखिरी चरण में वोटिंग होना कांग्रेस को भले ही फायदे का सौदा लग रहा हो, लेकिन बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है और फिर से चारों सीटों पर कमल खिलाने का दावा कर रही है। हम लोग इस 2 महीने में पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेंगे और चारों की चारों सीटों को जीत करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ रहे अनिल शर्मा को भी केंद्र सरकार की योजनाओं पर भरोसा है। अनिल शर्मा का भी दावा है कि हिमाचल की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डालेगी। दोबारा जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है केंद्र में बनेगी और जो मुझे लगता है क्योंकि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव केंद्र सरकार का रहता है, जहाँ साल सवा साल के अंदर बहुत योजनाएं, बहुत से काम केंद्र सरकार की हजारों करोड़ों की जो हमें मदद मिली है वो भी केंद्र सरकार की देन। तो इसलिए लगता है कि लोग जो हैं बड़ी बुद्धिमत्ता से वोट डालेंगे और हम काम के ऊपर ही जनता के बीच में। कुल मिलाकर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हिमाचल के सियासी गलियारे उबाल पर हैं, जो आने वाले दिनों में गर्म होते मौसम के साथ साथ और उबाल मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो चुनावों की तारीख के ऐलान होने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मतदाताओं से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। चुनाव आयोग के इस निर्णय का अभिनंदन करते हुए हिमाचल की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार हम सब लोग चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में हम
उत्साह के साथ मतदान करने के लिए जाते हैं और अब की बार भी बड़े उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आप जाएंगे। 19 मई की तारीख तय हुई है हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में भी आखिरी चरण में वोटिंग होगी। 19 मई को पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, यानी अब जनता एक बार फिर जनार्दन है और बड़े बड़े सियासतदान उनके एक वोट के मोहताज। Phase 7 starting 19th May, Chhattisgarh 8, Bihar 8, not Chhattisgarh, Bihar, I stand corrected. Jharkhand 3, Madhya Pradesh 8, Punjab 13, not Rajasthan, Rajasthan is over already. Punjab 13, West Bengal 9, Chandigarh 1, and UP 13, Himachal 4, total 59। हर बार देश की चुनावी फिजा से अलग चलने वाले पंजाब के लिए तो इस बार का चुनावी समर और भी दिलचस्प बनने वाला है, क्योंकि पंजाब उस वक्त वोट करेगा जब देश के बाकी हिस्से अपने जनादेश ईवीएम में कैद करवा चुके होंगे। 2019 के चुनावी रण में पंजाब की आवाम आखिरी चरण में अपनी वोट का इस्तेमाल करेगी। देश में वोटिंग की शुरुआत 11 अप्रैल को होगी, लेकिन पंजाब में 7वें और आखिरी चरण में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। पंजाब के लिए लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम कुछ इस तरह से रहेगा। 22 से 29 अप्रैल तक नामांकन का दौर चलेगा। 1 मई को नामांकन की जांच होगी। 2 मई नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी और 19 मई वो तारीख होगी जिस दिन पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 23 मई को पूरे देश के साथ पंजाब के भी नतीजों का ऐलान होगा, जिसके बाद साफ होगा कि दिल्ली की सत्ता पर अब की बार कौन काबिज होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज लोकसभा दी चोणां दा ऐलान कर दिता है। पंजाब दी चोण 19 मई ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ और मैं भरोसा देना चाਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ कि ਇੱਥੇ बिल्कुल साफ सुथरियां चोणां होणगीਆਂ। कोई कानूनी अवस्था खराब नहीं होनी और किसी ਨੂੰ कोई किसी किस्म ਦਾ ਫਿਕਰ नहीं होना चाहिए। इस पक्षों जिथे ताईं लड़ाई की गल है तकड़े हो जाओ, वाहिगुरू की कृपा नाल अपनी जितो 13 दी 13 सीटां आपां जितनी। आखिरी चरण में चुनाव का साफ मतलब है कि चुनावी सरगर्मियां सूबे में अगले 2 महीने तक शबाब पर रहने वाली हैं। देश के दूसरे कोनों से चुनावी शोर जितना कम होगा, पंजाब में उसकी गूंज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। हालांकि वोटिंग के लिए पंजाब को जितना लंबा इंतजार करना होगा, नतीजे उतने झटपट सामने आएंगे, जिनमें बाजी मारने के लिए अब अगले 70 दिन तक अलग अलग दांव पेच चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में अब आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर भी रोक लग गई है। वहीं अब सरकार कोई नई घोषणा भी नहीं कर सकती। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई और अब बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के सरकार कोई तबादले नहीं कर सकती है। चलिए जानते हैं आचार संहिता के दौरान और कौन कौन सी पाबंदियां होती हैं। आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब सरकार कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है। वहीं सर्किट हाउस, डाक बंगले के उपयोग के लिए निर्वाचन आयोग की इजाजत लेनी होगी। सरकारी वाहनों के उपयोग बंद हो जाएंगे और अब किसी योजना का शिलान्यास और उद्घाटन नहीं होगा। नए कामों को मंजूरी नहीं मिलेगी। शासकीय दौरे अब बंद हो जाएंगे और सरकारी उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स हटा लिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी मीडिया से विज्ञापन नहीं होगा।
जबकि सरकारी वेबसाइट से मंत्रियों और सीएम के फोटो हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरें अब नहीं रहेंगी। आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों, सत्ताधारी दल एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों पर लागू होगी। आचार संहिता के प्रभाव में आने से निम्न मुख्य प्रावधान तुरंत लागू हो जाएंगे। समस्त राजकीय विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अति आवश्यक होने पर आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त कर स्थानांतरण हो सकेंगे। मंत्रियों के राजकीय दौरों पर राजकीय अतिथि गृह, विश्राम भवनों में जेड वे इससे ऊपर की श्रेणी को छोड़कर राजनीतिक व्यक्तियों के आवास पर प्रतिबंध होगा तथा राजकीय वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध होगा, परंतु कार्यालय से घर और घर से कार्यालय आने की छूट होगी। सांसद या विधायक कोष से नए कार्य स्वीकृत नहीं हो सकते हैं। स्वीकृत कार्य जो शुरू नहीं हुए हैं वो भी प्रारंभ नहीं हो सकते हैं। सरकार द्वारा ऐसी कोई भी लाभकारी घोषणा नहीं की जाएगी जिससे मतदाता प्रभावित होते हों। राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी विज्ञापन जो सत्ताधारी दल की उपलब्धि दर्शाते हों का प्रकाशन या प्रसारण प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं किया जाएगा। आचार संहिता के लगने के बाद अब राज्य निर्वाचन अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती धन बल, बाहुबल पर रोक लगाने की रहेगी, ताकि लोकतंत्र के सबसे बड़े इस उत्सव में अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी अपनी भागीदारी निभा सके। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 जयपुर। रविवार को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम में एक हादसा हो गया। दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। दरअसल धनवंतरी ट्रस्ट की तरफ से गरीब महिलाओं को मुफ्त में राशन बांटने के लिए बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे। शाम करीब 4 बजे राशन के लिए जब भीड़ इकट्ठा हुई, उसी दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें काठ मंडी की रहने वाली गुड्डी नाम की एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और एस धनवंतरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहित धनवंतरी जो कि लॉर्ड धनवंतरी चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका, वहाँ पर जो है एक अनाज का प्रोग्राम होता है हर महीने, वहाँ पर गई थी। ठीक है, जैसा कि पहले भी जाती थी, लेकिन आज वहाँ पर जो है दीपेंद्र जी का प्रोग्राम था। ठीक है, इस कारण वहाँ पे कुछ ज्यादा भीड़ थी कि ऐसे ऐसे मम्मी की जो वहाँ पे पड़ी मिली है, हमारे पास जो है सूचना मिली है। तो मेरा छोटा भाई, मेरी भाभी वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे लेटे हुए थे। पब्लिक भी वहीं थी, जो ट्रस्ट है वो भी वहीं था, पुलिस भी वहीं थी। ठीक है, वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो जब तक उनमें सांस चल रही थी, ऊपर भी डालूंगा जो उन्होंने गलत खबर दी है। नहीं गलत खबर दी, सुनते रहो, आप सुनो, आप इतनी भीड़ जोड़ रहे हो, दीपेंद्र हुड्डा को बुला रहे हो, आप सारा का चीज करो, आप अपनी बताओ ना। हमने धर्म का काम कर रहे हैं। वे धनवंतरी बजरंग भवन फाटक के पास अनाज बांट रहा था, वहाँ पर एक औरत की मौत हो गई। जो डॉक्टर साहब ने तथा उसके लड़के ने उस औरत को समय पर इलाज के लिए नहीं भेजा, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पानीपत के बहुचर्चित समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में आज पंचकुला के स्पेशल एनआईए कोर्ट फैसला सुना सकती है। इस केस में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच सप्ताह में 2 दिन तक चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था। ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी। विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले के चांदनी बाग थाने क्षेत्र के सिवाहा गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था। इस ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हो गए थे। 26 जुलाई 2010 को मामला एनआईए को सौंपा गया था। 26 जून 2011 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। आरोपियों पर साजिश रचने के साथ हत्या की कोशिश करना, विस्फोटक पदार्थ, रेलवे को नुकसान को लेकर कई धाराएं लगाई गई हैं। अगर इन धाराओं के तहत आरोपी दोषी करार दिए जाते हैं तो कम से कम उम्र कैद की सजा उन्हें हो सकती है।
और अब बात करते हैं झज्जर की, जहां निजी स्कूल संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। धर्मेंद्र उर्फ के गुलिया अपने स्कूल के साथ लगती गली में किसी मकान से बाहर निकले थे कि तभी हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने 2 हथियारों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का यहां दावा भी किया जा रहा है। पे गोली चलती है इंडो अमेरिकन स्कूल के पास। हम अपने स्टाफ के साथ फटाफट वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके देखा एक आदमी को काफ़ी गोलियाँ लगी हुई हैं और खून बह रहा है। उसके आसपास पता किया, उसके भाई को बुलाया है, उसके बयान पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई। कितनी गोलियाँ चली हुई? गोलियाँ 8 करोड़ मिले। तो इस फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर आपने अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो इसके लिए आज ही अपने डीटीएच या फिर केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। नमस्कार।